सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर बाजुए कातिल में है। आज हम सब लोग चैन से सो रहे हैं, चैन की सांसें ले रहे हैं, सुख शांति से रह रहे हैं भारत के अंदर। तो इसकी वजह है आर्मी या फिर हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस। आर्मी की बात की जाए, चाहे वो नेवी की बात करें, मिलिट्री की बात करें, या फिर हम लोग एयरफोर्स की बातें करें, या हम बात करें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की, चारों तरफ से हमारा देश सुरक्षित है क्योंकि ये सब लोग चौबीसों घंटे हमारी सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं अपने घर से दूर। तो इन सब के लिए दोस्तों हमारा एक सैल्यूट तो बनता ही है। इन्हीं के साथ साथ हम लोग उन लोगों को भी बात कर लेते हैं जो हमारे देश के अंदर रहते हुए भी हमारी सुरक्षा का पूरा जिम्मा लेते हैं। वो चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस हों या पुलिस का डिपार्टमेंट हो, ये सारे मिलकर हमारे देश के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित कवर बनाए हुए हैं, पूरा घेरा बनाए हुए हैं, जिससे हम लोग अपने देश के अंदर सुख शांति से और चैन की सांस ले पाते हैं, शांति की नींद ले पाते हैं। के अलावा सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा के अन्य मुद्दे, अजीत डोभाल बीते 5 सालों के दौरान मोदी सरकार के लिए काफी अहम रहे। नमस्कार, मैं आपका दोस्त अनुप कुमार आपका इस नए वीडियो के अंदर स्वागत करता हूं। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है, साहस और वीरता मेरे पुरखों की सौगात है। दोस्तों, भारत देश हमारा ऐसा देश है जहां पर बहुत सारे वीरों ने जन्म लिया। अगर हम लोग सुबह से लेकर शाम तक उनके नामों गिना जाए तो पूरा दिन कम पड़ जाएगा। आपको याद होगा, आज़ादी से पहले बहुत सारे लोगों ने भारतवर्ष के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर दी, वो पीछे नहीं हटे। मैं उन सब शहीदों के लिए जिन्होंने देश के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर दी, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनका नाम इतिहास में आया तक नहीं। उन्होंने भी पीछे या फिर डायरेक्टली इनडायरेक्टली भारत को सपोर्ट किया, उनके लिए एटलीस्ट एक जय हिंद तो बनता है। ऐसे ही एक वीर सपूत ने इस आज़ादी से पहले जन्म लिया, जिनका जन्म 20 जनवरी 1945 वो दिन था, जिन्होंने ऐसे वीर सपूत ने जन्म लिया जो आज तक पूरे देश के अंदर यानी कि देश के बाहर भी अपने नाम का डंका बजा रहा है। बहुत सारे लोग इनको जेम्स बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं, बहुत सारे लोग उनको चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अजीत डोभाल जी की, जिनका जन्म पौड़ी गढ़वाल यानी उत्तराखंड के अंदर हुआ था। इनके फादर एक आर्मी ऑफिसर थे जिनका नाम था गुरु आनंद डोभाल। क्योंकि इनके फादर एक आर्मी ऑफिसर थे तो इनकी स्टडी भी जाहिर सी बात है आर्मी मिलिट्री स्कूल से हुई। इसके साथ साथ इन्होंने एमए की डिग्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आगरा यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की। इन्होंने एमफिल की डिग्री नेशनल डिफेंस कॉलेज से प्राप्त की। ये आज के समय में न्यू दिल्ली के अंदर रहते हैं। दिल्ली में रहते हुए भी ये पूरे हिंदुस्तान का ध्यान रखते हैं, साथ साथ आसपास में क्या क्या घटनाएं हो रही हैं सबकी जानकारी इनके पास रहती है। अपनी कंप्लीट एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद में इन्होंने 1960 के अंदर आईपीएस का एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद ज्वाइन किया। आगे बढ़ने से पहले हम इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि इनके अंदर क्या क्वालिटीज़ है, क्या स्पेशल क्वालिटीज़ है। सबसे बड़ी क्वालिटी इनके अंदर ये है कि ये अच्छे अच्छे दुश्मनों के साथ में किसी के साथ भी अपना दोस्ताना व्यवहार को जल्दी से अपना लेते हैं, जल्दी से बड़े बड़े दुश्मनों को अपना बनाने में माहिर हैं। दोस्तों, हम इनकी अवार्ड की बात करते हैं तो इनको कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया, साथ साथ पुलिस मेडल से भी सम्मानित किया गया। अभी कुछ समय पहले इनको प्रेसिडेंट पुलिस अवार्ड का मेडल भी मिल चुका है। प्रेजेंट के अंदर ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में काम कर रहे हैं, यानी कि एक ऐसा ओहदा होता है जहाँ पर कैबिनेट मिनिस्टर के लेवल के रूप में काम करते हैं। अभी जो प्रेजेंट का अंदर पोजीशन है, इन्होंने मई 2014 के अंदर लिया था। मई 2014 से पहले ये आईबी के डायरेक्टर रह चुके हैं, यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर थे। दोस्तों, आपको याद है जब 1970 के आसपास की बात है, जब नॉर्थ ईस्ट के अंदर लाल डंगा का नाम का एक गैंग हुआ करता था जो कि उसने आतंक फैलाया हुआ था। उस आतंक की बात की जाए तो इनका नाम आता है कि उन्होंने उस आतंक को बिल्कुल शांत किया, उसको खात्मा कर दिया पूर्ण रूप से। ऐसे थे हमारे अजीत डोभाल। उस समय पर हिंदुस्तान के अंदर कोई भी इस तरह की कहानियाँ बनती थी तो अजीत डोभाल जी को याद किया जाता था, उनको सोल्यूशन के लिए उनको वहाँ भेजा जाता था। एक समय की बात है जब ये सारी चीज़ें बातें चल रही थी तो इंदिरा गांधी का शासन के अंदर इनको पाकिस्तान भेजा गया कि वो चाहती थी इंदिरा गांधी जी कि वो जाना चाहती थी कि पाकिस्तान के अंदर साथ साथ
चाइना के अंदर क्या-क्या गतिविधियाँ होती हैं, उसकी जानकारी उनको प्रॉपर रूप में मिलती रहे, क्योंकि हर एक देश चाहता है कि वो शक्तिशाली बन के आए। तो इंदिरा गांधी जी भी ऐसे ही चाहती थी। उस समय की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने अपने उस समय पर सुरक्षा को देखते हुए अपने हिंदुस्तान को ताकत बनाने के लिए आईबी का गठन किया, साथ-साथ उन्होंने रॉ का भी गठन किया। ये दोनों ही एजेंसी ऐसी थी जो कि खुफिया जानकारी को इकट्ठा करके ये पीएमओ ऑफिस तक पहुँचाती थी, क्योंकि सुरक्षा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है एक देश के लिए। उसी समय पर अजीत डोभाल जी को चुना गया कि इस मिशन के लिए कि आप पाकिस्तान में जाएँ, वहाँ पर क्या गतिविधियाँ होती हैं, इसकी जानकारी पूर्ण रूप से उस समय पर पीएम ऑफिस में दी जाए, या फिर डायरेक्टली रिपोर्ट करते थे वो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी के लिए। अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं किसी भी देश में जाके जासूसी करना, वहाँ की खबरें देना कितना ज़्यादा मुश्किल का काम है। 1998 के अंदर हम हिंदुस्तान के अंदर न्यूक्लियर का परीक्षण हम कर चुके थे। उसी समय पर पाकिस्तान को भी मिर्ची लगती है, वो भी ये कहती है कि इन्होंने तो परीक्षण कर लिया, हम लोग पीछे रह जाएँगे। तो उन लोगों को देखते हुए, कॉपी करते हुए पाकिस्तान ने भी सोचा कि क्यों ना हम लोग भी इस तरह का परीक्षण करें। तो इन्होंने पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने वहाँ पे कुछ साइंटिस्टों को बुलाया, जिसमें एकी खान जो कि इनके मेन डायरेक्टर थे, मेन साइंटिस्ट थे। डॉक्टर एकी खान ने प्लान किया, हम भी यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर हम भी इस तरह का परीक्षण करते हैं। उस समय पर डॉक्टर एकी खान के ना के बहुत सारे कंट्री से बात की, आस-पास के कंट्री से बात करी कि हम भी इस तरह से परीक्षण करते हैं, हम लोग भी मौजूद होते हैं। तो उस समय पर नॉर्थ कोरिया के राजा किम जोंग उन फादर जो हैं, उसमें राज करते थे। तो उन्होंने उनसे मिलकर के इसका परीक्षण करने की बात की। डॉक्टर एकी खान इन सब के साथ में कुछ साइंटिस्टों को लेके सारा काम कर रहे थे, लेकिन ये सब कुछ तो ठीक था, लेकिन हमारी तरफ से जो कि अजीत डोभाल जी हैं, इस सब की निगाह रख रहे थे। वो देख रहे कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि साइंटिस्ट का एक जगह पे आना-जाना कुछ उनके लिए खटका। तो उन्होंने देखा कि कुछ न कुछ यहाँ पर गड़बड़ है, उसका क्या चीज़ है, उसकी जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उन्होंने उस समय पे दिमाग लगाया कि अगर ये न्यूक्लियर के लिए या फिर एटॉमिक कोई चीज़ के लिए अगर परीक्षण कर रहे हैं, तो रेडिएशन ज़रूर आते होंगे। तो उन्होंने एक दिमाग को लगाया कि जो साइंटिस्ट है, जब ये कोई चीज़ टेक्निकली कोई चीज़ काम करते हैं तो बालों पे भी रेडिएशन आएगा, तो इन बाल का किस तरह से सैंपल मिल सकता है। तो उन्होंने एक नज़दीकी नाई को पकड़ा, जहाँ पर जो साइंटिस्ट आया करते थे, जो रिसर्च किया करते थे उस लैब के अंदर, तो वहाँ पर रेडिएशन को कलेक्ट करना शुरू कर दिया। जब उन्होंने रेडिएशन को कलेक्ट करके बालों को पकड़ा, तो उन्होंने क्या इंडिया में टेस्टिंग के लिए भेजा। तो ये कन्फर्म हो गया कि वो इस तरह का कोई जो है एटॉमिक रिसर्च कर रहे हैं। ये भी कुछ परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन इस समय पर जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी को सारी इन्फॉर्मेशन दी गई कि ये चीज़ सही चल रही हैं। लेकिन सडनली उस समय पर कुछ हिंदुस्तान के अंदर कुछ गतिविधियाँ चली। उस समय पे इंदिरा गांधी जी ने, आपको शायद याद होगा कि इमरजेंसी लगाई गई थी। उसी इमरजेंसी के अंदर इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट गिर जाती है। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। The President has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. इसी के साथ-साथ वहाँ पर जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट गिरती है, तो हमारे नए प्राइम मिनिस्टर आते हैं मिस्टर मोरारजी देसाई, कि ये आईबी और रॉ के अंडर आते थे, क्योंकि जब जो इस तरह के ऑफिसर जो होते हैं डायरेक्टली पीएम ऑफिस में रिपोर्ट करते हैं, या फिर डायरेक्ट जो है पीएम प्राइम मिनिस्टर जो तत्काल पर प्राइम मिनिस्टर थे उनको रिपोर्ट करते हैं। तो ये जानकारी उन्होंने मोरारजी देसाई को दी कि इस तरह से यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर सारा न्यूक्लियर टेस्ट हो रहा है, तो इसको हम लोग ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय के अंदर ये हिंदुस्तान के लिए खतरा बन सकता है। लेकिन उस समय पे हुआ क्या था, उन्होंने दिमाग लगाया कि ये सारी सारी जो टेक्निकल चीज़ें थी इंदिरा गांधी के टाइम की थी, उनको लगा कि ये सारा क्रेडिट जो है इंदिरा गांधी को जाएगा, तो उसको उन्होंने ज़्यादा सीरियसली फॉलो नहीं करा। आपको शायद याद होगा, मोरारजी देसाई जो है महात्मा गांधी जी के विचारों पर चलने वाले थे, शांति प्रिय थे। तो उन्होंने सोचा कि वो तो अपने देशों में कर रहे हैं, हमारे से इससे क्या लेना देना। लेकिन क्योंकि डोभाल जी जो है इस सब की जानकारी आगे तक की लेके चलते थे, तो वो चाहते थे कि परीक्षण ना हो और इस पर कंट्रोल किया जाए। लेकिन इसके साथ-साथ हमारे अजीत डोभाल जी कंटिन्यू काम करते रहते हैं, और यहाँ पर कि हिंदुस्तान के अंदर ये बोला गया था कि आप वापस आ जाओ, लेकिन वो वापस ना आकर के वो कंटिन्यू काम को करते हैं। उस समय जो आईएएफ के चीफ थे, डायरेक्टर थे, उन्होंने रिज़ाइन कर चुके होते हैं, क्योंकि हम उस समय पर बहुत आगे बढ़ चुके थे डोभाल जी जो हैं। लेकिन उस समय पर क्या है होता है, जो हमारे मोरारजी देसाई जो थे, उनके साथ में जो उसमें तत्कालीन जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के थे, उनसे बातचीत चलती है। उन्होंने बातों-बातों में कह दिया कि हम लोग ने कच्ची गोलियाँ नहीं खेली हैं। इस तरह से ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है उन तक पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर तक पहुँच जाती है। तो उन्होंने ये देखा गया कि कहीं न कहीं तो गड़बड़ है, कुछ-कुछ तो चीज़ चल रही है।
उस समय पर अजीत डोभाल जी के साथ में जो कार्य व्यक्ति थे, उनको चुन-चुन कर पाकिस्तान के जो वहाँ पर खुफिया एजेंसी के लोगों ने पकड़ कर मारना शुरू कर दिया। किसी तरह से यहाँ पर अजीत डोभाल जी बच के वहाँ से बाहर निकल के आए। उस समय पर हमारे प्राइम मिनिस्टर मुझे जैसा कि सबसे बड़ी गलती थी कि क्योंकि उन्होंने ये सारी इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ शेयर कर दी। ये बहुत बड़ी गलती थी उनकी यहाँ पर। उसी समय पे एक इंसिडेंट था जब अजीत डोभाल जी पाकिस्तान के अंदर थे, तो वहाँ पर जो उसमें मस्जिद के अंदर मौलाना जी होते हैं, उन्होंने इनको पहचान लिया था क्योंकि हिंदू धर्म के अंदर स्पेशली उत्तराखंड के अंदर हमारे यहाँ पर कंछेदन किया जाता है, यानी कान के अंदर छेद किया जाता है। बल्कि कंछेदन हमारे यहाँ पे साइंटिफिकली हम बात करें तो हमारे यहाँ पे एक हर्निया की प्रॉब्लम्स होती है। हर्निया की प्रॉब्लम ना होने के लिए हमारे कानों के अंदर या नाक के अंदर छेद किया जाता है। उनके अंदर भी दोनों कानों में छेद था, तो उन्होंने उसको पहचान लिया कि आप मुस्लिम नहीं हो, आप हिंदू हो। तो क्योंकि वो खुद एक हिंदू थे, क्योंकि उनको ज़बरदस्ती कन्वर्ट करके मुसलमान बनाया था, तो उन्होंने एक रूम में बुलाया गया था। उन्होंने दिखाया था कि मैं भी एक हिंदू हूँ, मैं भी यहाँ पर वैसे तो मुस्लिम यहाँ पर होने के बावजूद मस्जिद के अंदर पूजा-पाठ कराता हूँ यहाँ पर जो है, यानी मस्जिद में रहता हूँ, एक धर्म के रूप में काम कर रहा हूँ वहाँ पर। लेकिन मैं भी एक बैकग्राउंड जो मेरा हिंदू है, उन्होंने दिखाया कि मैं भी भगवान शिव की पूजा करता हूँ, मैं भी हनुमान जी की पूजा करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मेरा एक सजेशन है कि आप इसकी सर्जरी करा लीजिए। तो उन्होंने उसके बाद में प्लास्टिक सर्जरी कराई, जिससे ना उन्होंने लास्ट तक अपने काम को अंजाम दिया। तो एक आदमी एक कोने पे बैठा हुआ था, आकर्षक उसका व्यक्तित्व था, बड़ी सफेद लंबी दाढ़ी थी। उसने मुझे बुलाया, तुम हिंदू हो? मैंने कहा नहीं। कहता मेरे साथ आओ। मैं उसके साथ चला गया। वो मुझे 2-4 गलियां ले जाके एक छोटे से कमरे में ले गया। उसने दरवाजा बंद कर दिया। उसने कहा देखो तुम हिंदू हो। मैंने कहा आप क्यों कहते हैं ये? कहने लगे, उसने कहा देखिए आपके कान छिदे हुए हैं। अब पता नहीं, बचपन में हमारे यहाँ एक प्रथा है, मैं जहां का रहने वाला हूं, कि कानों को छेदने के एक कर्ण वेदन का एक वो होता है, एक वो है। अब शायद कम हो गई है, लड़कों की नहीं, अब लड़कियों की होती है, लेकिन मेरे टाइम पे लड़कों की भी होती थी। तो मैंने कहा हाँ ये तो है, कि मैं जब पैदा हुआ था तो वो था। मैंने कहा मैं बाद में कन्वर्ट हुआ। उसने कहा तुम बाद में भी कन्वर्ट नहीं हुए। खैर उसने कहा कि इसकी प्लास्टिक सर्जरी करवा लो, इस तरह से घूमना ठीक नहीं है। मैंने कहा अच्छा। खैर वो मैंने करवा ली या नहीं कराई, इसके बाद में भी है, दिखाई देते हैं, कम दिखाई देते हैं पर दिखाई देते हैं। लेकिन मैंने कहा ये बताइए, इतनी सूक्ष्म दृष्टि और इतना नहीं, मैंने नहीं कहा, उसने कहा। उसने कहा देखो पता है मैंने ऐसा क्यों कहा? मैंने कहा क्यों? उसने कहा क्योंकि मैं भी हिंदू हूं। और उसने कहा कि देखो मेरा सारा परिवार इन लोगों ने मार दिया था, मैं यहां पर किसी तरह से अपने दिन काट रहा हूं। मुझको बहुत खुशी होती है जब आप लोगों को देखता हूं, लेकिन मैंने भी अपना बेस बदला हुआ है। लेकिन देखो इस कमरे के अंदर, और फिर उसने एक अलमारी खोली, उसके अंदर में एक शिव जी की और एक दुर्गा की एक वो रखी थी। उसने कहा देखो मैं इनकी पूजा करता हूँ। तो दोस्तों इसके साथ-साथ उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर बहुत सी चीज़ों को सॉल्यूशन दिया, चाहे हिंदुस्तान के अंदर जो हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 की बात हो, तो उनको हटाने में बहुत सारी मदद की उन्होंने जो है। एट द टाइम ही इज़ गेटिंग 77 ईयर्स, यानी कि ये टोटल 77 ईयर्स के हो चुके हैं। अभी भी ये आपको ऐसे एक्टिव भी नज़र आएँगे। जब कभी भी हिंदुस्तान के अंदर इस तरह की कोई बात होती है, तो हमेशा अजीत डोभाल जी का नाम लिया जाता है। दोस्तों अभी ही 20 जनवरी को उनका बर्थडे आने वाला है, यानी कि ये 78 के कंप्लीट हो जाएँगे। तो इनके लिए हम एडवांस कांग्रेचुलेशन इनके बर्थडे के लिए, बहुत-बहुत जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ इनके लिए। ऐसा है हमारे अजीत डोभाल जी का व्यक्तित्व, यानी कि ऐसे शांतिप्रिय व्यक्ति जो कि शांतिपूर्ण सारी चीज़ों को सॉल्यूशन निकाल कर आते हैं। ये कहा जाता है ना कि हम कोई भी चीज़ हम लोग लाइफ से नहीं जी सकते, लेकिन बुद्धि अच्छी है, अच्छी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए, पॉजिटिव माइंडसेट का इस्तेमाल करते हुए हम लोग सारी चीज़ों का सॉल्यूशन ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे अजीत डोभाल जी के अंदर कूट-कूट के भरी हुई हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इस तरह की जो इन्फॉर्मेशंस हैं, इस तरह के वीडियो हों आपको अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं, तो इन वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ में, इस तरह की इन्फॉर्मेशन वो भी ले पाएँ। अगर आप इस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो आप प्लीज़ मेरे इनबॉक्स में जाके कमेंट में दे सकते हैं कि आपको किस तरह की वीडियो चाहिए। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। सी यू सून। बाय बाय।